राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष के बीच दो हाथ के बाद अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जोर आजमाइश होने के आसार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. राष्ट्रपति के उम्मीदवार 29 जून तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 2 जुलाई तक नामांकन वापस लेने की समय सीमा तय की गई है। 18 जुलाई को संसद और विधानसभाओं में मतदान की तारीख तय की गई है। वहीं चुनाव में वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया किया जाएगा। वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन प्रोवाइड करेगा। यह पेन पहले से ही एआरओ के पास रहेंगे और डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा मतदान केंद्र में वोटर्स को मत पत्र सौंपते समय दिए जाएंगे। सो दे हैव टू वोट ओनली बाय दैट पर्टिकुलर पेन। इफ किसी अन्य पेन का उन्होंने उपयोग किया तो मतगणना के समय उनका वोट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। 2016 में राज्यसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के विधायकों ने अलग स्याही से वोट कर गठबंधन के उम्मीदवार आर.के. आनंद को चुनाव हरवा दिया था। बहरहाल वोट देने के लिए विधायकों और सांसदों को अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद लिखकर बतानी होगी और जो पहली पसंद नहीं बताएंगे उनका वो वोट रद्द माना जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं होगा। बहरहाल संसद में 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी और देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। राज्यसभा में सेंचुरी लगाने वाली बीजेपी के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आसान नजर आ रहे हैं। उच्च सदन में बीजेपी सांसदों की तादाद पहले ही 101 हो चुकी है। वहीं अभी निर्विरोध चुने गए 8 सांसदों के साथ 109 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। शेष 16 सीटों में भी मतदान के बाद कम से कम 6 सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय है। 1998 के बाद ये कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी बीजेपी ही है। मौजूदा हालात में भी बीजेपी के पास 48.9% वोट है। वहीं विपक्षी दलों के कुल संख्या बल को देखते हुए 51.1% वोट है। यानी बीजेपी को सिर्फ एक विपक्षी दल का भी समर्थन हासिल हो जाए तो वो जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस के पास 4% वोट है। 2017 में वाईएसआर कांग्रेस ने इन पदों पर चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था। हालांकि बीजेपी के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को भी साथ लेने का विकल्प खुला है, लेकिन एनडीए के घटक दल जेडीयू को लेकर बीजेपी आशंकित है। नीतीश कुमार जाति जनगणना को लेकर जिस तरह के तेवर अपना रहे हैं उससे संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की जाति जनगणना को लेकर बीजेपी का बचाव ही कर रहे हैं। ये आसानी से समझा जा सकता है कि नीतीश मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं और हिंदुत्व के मुकाबले सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत करने का पैंतरा अपना रहे हैं। नीतीश के लिए बिहार की राजनीति में बहुत कुछ करने को बचा नहीं है। वहीं बीजेपी के बिहार की चुनावी सियासत में कदम भी बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसे में नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी माना जा रहा है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार पर आम राय कायम करने के लिए पूरा देश नाप रहे हैं। केसीआर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिल चुके हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं।
केसीआर और ममता बनर्जी गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन विपक्षी एकता की कोशिशें तब तक रंग नहीं लाई जा सकती जब तक उसमें कांग्रेस शामिल ना हो जाए। ये बात शरद पवार ने भी ममता केसीआर को समझा दी है। तो उद्धव ठाकरे ने ममता से बीमारी के बहाने मिलने से इंकार कर दिया। तब शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एलानिया तौर पर बता दिया कि कांग्रेस के बगैर संयुक्त विपक्षी मोर्चा बेनामी है। छोटे छोटे स्वार्थों और अहंकार में भी जी रहे विपक्षी दलों में एक ना होने का फायदा मोदी सरकार और बीजेपी को खूब मिल रहा है। कांग्रेस अपने संख्या बल को देखते हुए बहुत उत्साहित नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसने विपक्ष के साझा प्रत्याशी के लिए आम राय बनाने की कवायद में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी के नाम की चर्चा है, लेकिन कांग्रेस के सुझाव प्रत्याशी पर विपक्षी दलों में आम राय बनने की संभावना कम ही नजर आ रही है। वहीं आम सहमति बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा ने कमान संभाल ली है। संपर्क, संवाद और समन्वय का मोर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। नीतीश के व्यवहार में गर्मजोशी नजर न आने के कारण राज्य इकाई को नीतीश सरकार पर नरमी बरतने का संदेश भी दिया गया है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोविंद को दूसरी बार भी एनडीए के प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो वहीं कई आदिवासी और महिला प्रत्याशियों के नामों की भी चर्चा है। बीजेपी 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों पर आम राय बनाने में जुटी हुई है। समझा जा रहा है कि पीएम मोदी इन चुनावों के जरिए आदिवासी, महिला, दलित और पिछड़े को संदेश देना चाहते हैं। हालांकि इस बार दलित की बजाय आदिवासी और महिला प्रत्याशी को राष्ट्रपति बनाने की संभावना से जुड़ी खबरें आ रही हैं। इनमें झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और तमिलनाडु की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के नाम भी शामिल हैं। वहीं मुस्लिम नेताओं में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम उछाला जा रहा है, तो गुलाम नबी आजाद पर भी बहुतों की नजरें हैं। वहीं नॉर्थ साउथ समीकरण बनता दिखता है तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया जा सकता है। वेंकैया नायडू की धार्मिक यात्राओं को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। वो काशी, मथुरा और अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन कर चुके हैं। नायडू के नाम पर दक्षिण भारतीय पार्टियों को सहमति देना मजबूरी हो जाएगा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की राजनीति समझना आसान नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद को प्रत्याशी बनाकर राजनीति के पंडितों को हैरान कर दिया था। ऐसे में कुछ भी कयास लगाना नामुमकिन है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन न्यूज।